पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक 14 साल का लड़का सैम बिल्कुल खाली हाथ अमेरिका आता है। वेस्ट फलों को बेचने से उसने अपनी बिजनेस की शुरुआत करी और कुछ ही सालों के अंदर उसने अपनी खुद की शिपिंग फ्लीट बनाई, हजारों एकर्स में जमीनें खरीदी और गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाकर मार्केट के बड़े प्लेयर्स में अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन जैसे जैसे सैम का एम्पायर बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी टक्कर मार्केट के सबसे बड़े जायंट्स से होने लगी और यहाँ से इस गेम में सरवाइव करने के लिए सैम ने वो हर स्ट्रेटजीज यूज किए जो एक ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ऑफिशियल्स को ब्राइब करके, न्यूज़पेपर के नैरेटिव्स को चेंज करके, अपने खुद के पैसों से एक पॉलिटिकल कू को सपोर्ट करके सिटिंग प्रेसिडेंट को उखाड़ के सैम एक नया प्रेसिडेंट पावर में लाता है, जिसके बाद सेंट्रल अमेरिका के हजारों हेक्टेयर्स जमीनें उसके कंट्रोल में आने वाली थी। सैम के लिए दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, जिस एम्पायर को उसने जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचाया उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना। और एक बनाना बेचने की सक्सेस स्टोरी से ये सफर एक ऐसे फेज में एंटर करने वाली थी जिसे इतिहास में द बनाना वॉर के नाम से याद किया जाने वाला था। सैम ने अपने एम्पायर को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए हॉन्डुरस के पावरफुल पॉलिटिशियंस को पैसे देके कई तरह के सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रखे थे और सैम इन जायंट्स के बीच सरवाइव कर पा रहा था सिर्फ एक वजह से। इन एग्रीमेंट्स के तहत सैम को कई तरह के टैक्स में बेनिफिट्स मिल रहे थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बच रहे इसी टैक्स की वजह से वो मार्केट में यूनाइटेड फ्रूट की बराबरी कर पा रहा था और यही उसका कंपेटिटिव एज था। पर ये एडवांटेज ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जिस गवर्नमेंट के साथ सैम ने एग्रीमेंट्स कर रखे थे वो खुद एक बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। 1870s के दशक में हॉन्डुरस गवर्नमेंट ने अपने पूरे देश में रेलवेज का नेटवर्क बनाने का प्लान किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ब्रिटिश बैंक से हेवी इंटरेस्ट रेट्स पर बहुत बड़े बड़े लोन्स ले रखे थे। प्लान ये था कि जैसे ही रेल नेटवर्क्स चालू होंगे, ट्रेड बढ़ेगा तो उसके रेवेन्यू से ये लोन्स चुकाए जाएंगे। लेकिन रेलवे नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक जाता है और हॉन्डुरस गवर्नमेंट ने जो पैसा इंटरेस्ट पे लिया था वो अब ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। इसी के साथ टाइम के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया और 30 साल बाद 1900 आते आते हॉन्डुरस की गवर्नमेंट के ऊपर $100 मिलियन का कर्जा बन चुका था और इतनी बड़ी रकम हॉन्डुरस जैसे एक छोटे से देश के लिए चुका पाना नामुमकिन था। लेकिन ब्रिटिश बैंक्स अपना पैसा छोड़ने वाली नहीं थी। बैंक्स ने हॉन्डुरस गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू किया और ये अल्टीमेटम दे डाली कि अगर वक्त रहते उनका पैसा लौटाया नहीं गया तो वो हॉन्डुरस पर मिलिट्री इंटरवेंशन करवा देंगे। हॉन्डुरस की गवर्नमेंट के पास अब एक ही रास्ता बचा था, वो था अमेरिका से मदद मांगना। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब इस क्राइसिस का सलूशन ढूंढना शुरू किया तो उन्हें चाहिए था एक ऐसा आदमी जो इंटरनेशनल फाइनेंस को समझता हो, जिसके पास कैपिटल हो और जिसके डिसीजंस ग्लोबल मार्केट्स को मूव कर सकते हो। इसीलिए उनका रुख गया वॉल स्ट्रीट की तरफ। और अब कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके एक इशारे से वॉल स्ट्रीट की मार्केट हिल जाती थी। जेपी मॉर्गन, द मोस्ट पावरफुल बैंकर ऑन अर्थ। यहाँ प्लान ये था कि जेपी मॉर्गन हॉन्डुरस के डेट्स को क्लियर कर देगा, बदले में रेलवे सिस्टम का पूरा कंट्रोल उसे दे दिया जाएगा। इस डील से ब्रिटेन के बैंक्स को अपने पैसे मिल जाते, हॉन्डुरस गवर्नमेंट मिलिट्री इंटरवेंशन से बच जाता और अमेरिका अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बना के रखता। लेकिन अगर रेलवेज का फुल कंट्रोल जेपी मॉर्गन के पास चला जाता तो सैम के टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म हो जाते, जिससे उसका बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ सकता था। यहाँ सैम को ये साफ दिखाई दे रहा था कि उसे कैसे भी ये डील रोकनी पड़ेगी। लेकिन उसके सामने अमेरिकन गवर्नमेंट और जेपी मॉर्गन जैसे नाम थे जिसके अगेंस्ट सैम
सैम सिर्फ एक छोटा सा बिजनेसमैन था। तो इस डेस्परेट सिचुएशन में इतने बड़े ओपोनेंट्स को रोकने के लिए सैम ने बहुत ही स्मार्टली एक प्लान बनाई। उसने अमेरिकन गवर्नमेंट में ही बैठे टॉप लेवल के लॉबिस्ट को हायर किए, जिन्हें सिर्फ एक छोटा सा काम दिया गया, कमिटीज में ये क्वेश्चन प्लांट करना कि अगर जेपी मॉर्गन जैसा एक प्राइवेट बैंकर फॉरेन कंट्री के टैक्स और लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा तो ये चीज अमेरिकन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिखेगी। इससे पब्लिक में ये इमेज जाएगा कि यूएस गवर्नमेंट बैंकर्स के लिए काम कर रही है। और बस इस एक छोटी सी चीज से धीरे धीरे पॉलिटिशियंस इस डील को सपोर्ट करने से पीछे हट जाते हैं। इसी के साथ सैम ने न्यूज़पेपर्स को हेवीली फंड करना शुरू कर दिया था और ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करवाए जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट पर ये एक्विजिशन लगाया गया कि वो अपने लोगों के बजाय बैंक्स के इंटरेस्ट के लिए ये डील करने वाली है। सैम ने ओपनली इस डील को एक पब्लिक कंट्रोवर्सी बना दिया था और हॉन्डुरस की लोकल पब्लिक इस डील के सख्त खिलाफ थी। अमेरिकन गवर्नमेंट अब सैम को वॉशिंगटन बुलाती है और उसे ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये डील उसके बिजनेस से कई ज्यादा बड़ी है। ये एक देश के बैंकरप्ट होने का मामला है और उसकी भलाई इसी में है कि वो इस डील से दूर रहे। सैम को अब ये समझ आ चुका था कि वॉशिंगटन से ये डील नहीं रुकने वाली, इसीलिए उसने डील साइन करने वाली गवर्नमेंट को ही चेंज करने का डिसीजन ले लिया था। ये सैम की जिंदगी का अब तक लिया गया सबसे बड़ा और बोल्ड मूव था। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को पावर से हटाना और उसकी जगह किसी ऐसे प्रेसिडेंट को लाना जो पुराने एग्रीमेंट्स को मेंटेन करने को रेडी हो। और सैम के इंटरेस्ट के मुताबिक मैनुअल बोनिला वो शख्स थे जिसके प्रेसिडेंट बनने से उसका एम्पायर सही सलामत रहता। हॉन्डुरस का फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पब्लिक में अभी भी पॉपुलर था और जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग और लॉयल सपोर्ट बेस था। सैम ने सीक्रेटली मैनुअल बोनिला से कांटेक्ट किया और दोनों के बीच ये सीक्रेट डील हुई कि फंडिंग और टैक्टिकल सपोर्ट के बदले उसे सैम के बिजनेस को सपोर्ट करना होगा। मैनुअल बोनिला बिना किसी हेजिटेशन के डील साइन कर देता है और इसके बाद सैम ने सबसे पहले लगभग 300 लोगों का एक आर्म्ड फोर्स असेंबल किया, जिन्हें हर तरह के मॉडर्न एम्युनिशन और हेवी वेपन्स के साथ एक डीकमीशन्ड टैक्टिकल शिप तक प्रोवाइड किया गया। इस पूरे ऑपरेशन की कमांड दी गई ली क्रिसमस को, जो बोनिला का राइट हैंड मैन होने के साथ ही एक फॉर्मर वॉर वेटरन भी था। और सितंबर 1910 को लोकल सपोर्ट और वॉलंटियर्स के साथ ये फोर्स हॉन्डुरस की तरफ मूव करती है। शहरों के बाद शहर अपने इन्फ्लुएंस में लेने के बाद ये फोर्स प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लेती है और प्रेसिडेंट को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि या तो वो अभी रिजाइन करे या फिर हजारों और आर्मी ट्रूप्स अभी प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ रही है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक था, असल में कोई आर्मी नहीं आ रही थी। लेकिन सैम का ये ट्रिक काम कर जाती है। प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है और मैनुअल बोनिला को ऑफिशियली नया लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद मैनुअल बोनिला अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए सैम को अगले 25 साल की टैक्स एग्जेम्पशन देती है। इसी के साथ इंपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए सैम को फुल परमिशन दिया जाता है और 25,000 एकर्स की लैंड और $500 मिलियन का लोन उन चीजों के खर्चे के लिए दिया जाता है जो सैम ने बोनिला को पावर में लाने के लिए यूज किया था। एक पूरे कंट्री के पावर स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद सैम अब नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी था। लेकिन यूनाइटेड फ्रूट अब भी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था। 13 लाख एम्प्लॉय और $28 मिलियन के वर्किंग कैपिटल के साथ हर साल यूनाइटेड फ्रूट लाखों टन बनानास को यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट करती थी। वही सैम अभी भी सिर्फ 10,000 एम्प्लॉयज के साथ $3 मिलियन के वर्किंग कैपिटल के साथ रिलेटिवली एक छोटा प्लेयर था। लेकिन छोटे होने के बावजूद सैम की कंपनी यूनाइटेड फ्रूट के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। जहां यूनाइटेड फ्रूट एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह रन होती थी, सैम हमेशा
अपने ऑपरेशन को और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा एडवांस्ड बनाते जा रहा था। वो हमेशा नए नए टेक्निक से अपने बिजनेस को फुल पैशन के साथ रन करता था। वो इस बिजनेस को हर एस्पेक्ट से अपने कॉम्पिटिटर से कई गुना बेहतर समझता था और हर साल सैम ने अपने प्लांटेशंस को और ज्यादा स्प्रेड करता जा रहा था। निकारागुआ से लेकर मैक्सिको के बॉर्डर्स तक अब उसके खुद के जमीनों पर बनाना प्लांट्स लगे हुए थे। उसने यूनाइटेड फ्रूट के सबसे अच्छे वर्कर्स को ज्यादा पैसा और अपॉर्चुनिटी देकर अपने कंपनी में शामिल किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को और ज्यादा बुलेट प्रूफ बनाने लग गया। लेकिन सैम अब और ज्यादा एरियाज में अपनी प्लांटेशंस को ग्रो करना चाहता था। क्यूएमएल फ्रूट कंपनी ने अपनी बनाना प्लांटेशंस और रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हंड्यूरस से लेकर ग्वाटेमाला के बॉर्डर्स के बिल्कुल पास तक एक्सपैंड कर दिया था। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी भी इसी रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी और ग्वाटेमाला के सरकार से सपोर्ट लेकर बॉर्डर के कुछ हिस्से पर अपना कंट्रोल और स्ट्रेंथन करना चाहती थी। इस वजह से दोनों कंपनीज के डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ अलायंसेस बने। सैम की कंपनी हंड्यूरस के साथ और यूनाइटेड फ्रूट ग्वाटेमाला के गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड हो जाता है। क्यूएमएल और यूनाइटेड फ्रूट के प्लांटेशंस और रेल रूट्स अब एक ही डिस्प्यूटेड जोन में आ गए थे, जहां दोनों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट डायरेक्टली क्लैश कर रहा था। दोनों कंपनीज ने अपने अपने गवर्नमेंट्स को सपोर्ट देने के लिए प्रेशर डाला, जिससे हंड्यूरस और ग्वाटेमाला के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगे और धीरे धीरे इसी क्लैश की वजह से दोनों नेशंस के बीच मिलिट्री क्लैश की नौबत आ चुकी थी। यहाँ पर अमेरिका में बैठे ऑफिशियल्स ने देखा कि दो अमेरिकन कंपनीज के बीच बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो स्टेट डिपार्टमेंट इमीडिएटली दोनों कंपनीज के लीडर्स को बुलाती है और एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाता है जिससे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली थी। डील ये था कि दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए और एक सिंगल एंटिटी की तरह बनाना बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। इस एक फैसले से अब ये नई कंपनी ग्लोबल बनाना मार्केट का टोटल 68% अकेली कंट्रोल करने वाली थी। यूनाइटेड फ्रूट के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सैम के लिए क्यूएमएल फ्रूट कंपनी उसकी पूरी जिंदगी की लेगेसी थी। लेकिन इसी के साथ एक सच ये भी था कि सैम अब 52 इयर्स का हो चुका था और इस ऑफर के तहत उसे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के 3 लाख शेयर्स मिलने वाले थे, जिनकी वैल्यू तब $31 मिलियन की थी, जो अब के हिसाब से लगभग $588 मिलियन बनते हैं, यानी लगभग 5000 करोड़ रुपए। भले ही उसकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट्स में मर्ज हो रही थी, लेकिन अब वो यूनाइटेड फ्रूट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी बनने वाला था। लेकिन इसी डील के साथ सैम को एक एग्रीमेंट भी साइन करनी थी, जिसके मुताबिक सैम को बनाना बिजनेस से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब अब से बनाना बिजनेस की सारी चीजें यूनाइटेड फ्रूट खुद संभालेगा और सैम को बदले में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। और लेट 1929 से 30 के बीच सैम ज़ेमुराई अपनी कंपनी क्यूएमएल फ्रूट को यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को बेचने के बाद वो अमेरिका के सबसे ज्यादा रईस आदमियों में से एक बन चुका था। लेकिन सैम की जिंदगी की ये कहानी किसी मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्लॉट ट्विस्ट से भरी हुई होने वाली थी। अपनी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट को बेचने के बाद सैम अपने एग्रीमेंट के तहत अब रिटायर्ड हो चुका था। लेकिन 1929 से लेकर 33 के बीच अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा था और यूनाइटेड फ्रूट पिछले 4 सालों से लगातार लॉसेस कर रही थी। कंपनी का स्टॉक वैल्यू 85% तक गिर चुका था, जिसके साथ ही सैम के शेयर्स के वैल्यू 4 साल पहले जहां 38 मिलियन के थे, अब वो घटकर सिर्फ 3 मिलियन रह गया था। और सैम ये चीज बैठे बैठे देखने वालों में से नहीं था। तो सैम ने वो किया जो उसे सबसे अच्छा आता था। वही करने के लिए वो फील्ड में वापस से उतर जाता है। उसने सीधे पोर्ट्स का रुख किया, शिप्स को विजिट किया, वेयरहाउसेस घूमे, प्लांटेशंस को चेक किया, सेलर्स, ट्रेडर्स, प्लांटर्स हर एक से बात की और धीरे धीरे सैम को ये दिखने लगा कि इन लॉसेस की असली वजह कंपनी के स्लो मैनेजमेंट, वेस्टफुल सिस्टम्स और डिस्कनेक्टेड लीडरशिप है। यही से सैम का
सेकेंड इनिंग शुरू होता है। सैम ने फील्ड से जो इंसाइट कलेक्ट किए थे उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट में कन्वर्ट किया। फिर ये पूरा रिपोर्ट यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भेज दिया। उसका मानना था कि कंपनी का प्रॉब्लम खराब मार्केट नहीं थी, बल्कि कंपनी का प्रॉब्लम उसका सिस्टम था, जिसे चेंज करके कंपनी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन बोर्ड रूम के लोगों के लिए सैम का ओपिनियन कुछ भी मायने नहीं रखती थी। आफ्टर ऑल अब वो एक रिटायर्ड फॉर्मर बिजनेसमैन था जो अपनी कंपनी ऑलरेडी बेच चुका था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को वो इग्नोर कर रहे हैं वो सिर्फ एक फॉर्मर बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि इस मार्केट का सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था जो बहुत ही जल्द उनके कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। साल 1932 तक सैम ने मल्टीपल टाइम्स यूनाइटेड फ्रूट के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग की। उसने अपने ओपिनियन शेयर किए, उन्हें समझाया, लेकिन हर बार बोर्ड मेंबर्स सैम के आइडियाज को रिजेक्ट कर देते थे। कभी उसे घंटों ऑफिसेज के बाहर वेट कराया जाता, तो कभी उसके बातों को सिंपली इग्नोर कर दिया जाता। सैम अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि बोर्ड को कन्विंस करना अपना टाइम वेस्ट करना है। इसलिए उसने एक प्रैक्टिकल स्टेप लिया। वो कंपनी ऑफिस से निकला और सीधा यूनाइटेड फ्रूट के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स के पास जाना शुरू किया। एक एक करके हर मीटिंग में वो अपनी वही रिपोर्ट दिखाता था और शेयर होल्डर्स को समझाता था कि कैसे करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से उनके शेयर्स के प्राइसेस आज आधे से भी कम हो चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके शेयर का प्राइस बहुत ही जल्द 0 हो सकता है। इतना काफी था और कंपनी के सारे बड़े शेयर होल्डर्स सैम की बात समझ जाते हैं और अगले 6 महीनों तक हर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर से मीटिंग करने के बाद सैम अब वापस यूनाइटेड फ्रूट के ऑफिस पहुंचता है। फिर से अपनी ब्रोकन इंग्लिश एक्सेंट के साथ बोर्ड मेंबर्स को वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी रशियन एक्सेंट का मजाक उड़ाते हुए उसे फिर से इग्नोर कर देते हैं। सैम इस बार क्वाइटली बोर्ड रूम से बाहर निकलता है और जो काम पहले से प्लान हो चुका था उसे एग्जीक्यूट करता है। उसने पिछले 6 महीनों से सारे बड़े शेयर होल्डर्स के प्रॉक्सी वोट्स फॉर्मली कलेक्ट किए थे और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ये वोट्स टेबल पर रखे जाते हैं और करंट चेयरमैन को रिमूव करके खुद यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। जो लोग अब तक उस पे हंस रहे थे, अब सैम उनका बॉस बन के कुर्सी पर बैठा हुआ था। सालों पहले जो नॉन क्लॉज एग्रीमेंट साइन करा के उसे बिजनेस से निकाला गया था, ये सोचकर कि अब उन्होंने उसे बनाना बिजनेस से बाहर निकाल दिया है, अब वही इंसान यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के कुर्सी पर बैठा था। उसने सारे बोर्ड मेंबर्स को फायर किया और खुद कंपनी का चेयरमैन बन के लोगों को शॉक कर दिया कि कैसे एक बिना एकेडमिक डिग्री वाला इमिग्रेंट लड़का जिसने केले बेचने से अपनी सफर की शुरुआत करी थी, वो दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। कुर्सी पर बैठते ही सैम ने अपने आप को ऑफिस में लॉक नहीं किया, वो फिर से फील्ड में उतर जाता है। उसने नए नए मैनेजर्स हायर किए, कंपनी के स्टाफ्स को कम किया, कंपनी के कुछ लायबिलिटीज को बेचा गया और बैलेंस शीट को एडजस्ट करके टैक्स को रिड्यूस किया गया और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में स्टॉक प्राइसेस $10 से बढ़कर $26 पर पहुंच चुकी थी। सैम ने सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके डूबती हुई यूनाइटेड फ्रूट को फिर से ट्रैक पर ला चुका था। लेकिन आने वाले सालों में जो चीज दुनिया की तरफ बढ़ रही थी उसे सैम ज़ैमुराई भी रोक नहीं सकता था। 1939 आता है और अपने साथ लेकर आता है वर्ल्ड वॉर 2 और इसी के साथ यूएस के सारे शिपिंग रूट्स अब मिलिट्री कंट्रोल में जाने लगे। यूनाइटेड फ्रूट्स के शिप्स को मिलिट्री एक्वायर करके उन्हें नेवल फ्लीट में शामिल कर लिया गया। फ्यूल रैशनिंग शुरू हो गई, पोर्ट्स स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बन जाती है और यूनाइटेड फ्रूट जैसे प्राइवेट कंपनीज अब एक ग्लोबल वॉर इकोनॉमी का हिस्सा बन के रह जाती है। सैम ने पिछले कई सालों में सिस्टम्स को काफी इम्प्रूव किया, मैनेजमेंट टाइटन किया, कॉस्ट को कंट्रोल में लाया, लेकिन वॉर एक ऐसा वेरिएबल था जिसे ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता था। वॉर खत्म होते होते यूनाइटेड फ्रूट्स घुटनों पर आ चुकी थी।
कंपनी के लगभग 19 शिप्स वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ये वही शिप्स थे जिन पर मेजर बनाना बंचेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। जिस कंपनी को अपने खून पसीने की मेहनत से सैम ने खड़ी की थी, अब वो बैंकरप्ट होने के कगार पर आ खड़ी थी। वॉर के बाद इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बनाना जैसे लग्जरी आइटम को खरीदने की डिमांड मार्केट में बिल्कुल कम हो चुकी थी। पर सैम ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी कोशिश और की। अगर बनानास की डिमांड मार्केट में नहीं है तो वो कुछ और बेचेगा। सैम ने कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई और कंपनी के पास जो हजारों एकड़ की जमीनें पड़ी थी जिन पर ऑलरेडी बनाना प्लांटेशन लगी हुई थी, उन्हें हटाकर अब उसमें ऐसे क्रॉप्स उगाने का फैसला किया जिसकी मंदी के मार्केट में भी डिमांड हो। उसने अब एक टास्क फोर्स बनाई और इन्हें पूरे दुनिया में भेज दिया गया। सैम वॉर के बाद की इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई को देखकर ये समझना चाहता था कि यूनाइटेड फ्रूट के पास जो जमीन है उसमें उसे अब कौन सी चीज उगानी चाहिए। और कुछ हफ्तों के बाद जब ये टीम डेटा लेकर वापस आई तो सैम ने डिसाइड किया कि यूनाइटेड फ्रूट के पास जो जमीनें हैं उन पे पाम ऑयल की खेती की जा सकती है। सैम अब यूनाइटेड फ्रूट को सरवाइव कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला था। हजारों एकड़ की वो जमीनें जिन पे बनाना प्लांटेशंस लगी हुई थी उन पे पाम ऑयल और इंडस्ट्रियल हेम्प फाइबर की खेती शुरू की जाती है। और देखते ही देखते जहां बाकी कंपनीज वॉर के बाद बैंकरप्ट होकर बंद होती जा रही थी, यूनाइटेड फ्रूट फिर से सरवाइव करने लगती है। कंपनी ने नए मार्केट ढूंढ लिए थे और नई अपॉर्चुनिटी के साथ अब बिजनेस काफी हद तक स्टेबल हो चुका था। बिजनेस फिर से चल पड़ता है। सैम सैमुराई ने एक बार फिर प्रूव कर दिया था कि डिटर्मिनेशन एक इंसान से ऑलमोस्ट कुछ भी करवा सकती है। लेकिन जिंदगी का एक रूल होता है, बिजनेस की हर बैटल जीती जा सकती है लेकिन पर्सनल बैटल्स नहीं। 1943 में सैम का बेटा जो यूएस एयरफोर्स में कमांडिंग ऑफिसर था, एक प्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो जाती है। ये लॉस सैम की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वो कभी भी सेम इंसान नहीं रहा था। जो आदमी कभी बड़े बड़े रिस्क लेता था, डील्स करता था, फाइट्स करता था, वो अब धीरे धीरे क्वाइट और रिजर्व्ड हो जाता है। सैम अब धीरे धीरे बिजनेस से अपनी दूरी बढ़ाने लगता है। बिजनेस अब ऑटोमेटिकली चल रही थी, कंपनी हर साल प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन सैम धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करता रहा और आखिरकार साल 1961 में 84 इयर्स की एज में सैम सैमुराई की डेथ हो जाती है। एक ऑर्डिनरी फ्रूट सेलर जो आगे चलकर एक बिलियनर बना, एक आउटसाइडर जो इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल फिगर बना और एक फादर जो अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद अपनी सबसे बड़ी हार को जीत नहीं पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।